नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस। मैं आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। इससे पहले मैंने 14 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं जो कि अधिकतर रिपीट होते हैं एग्जाम्स में। अभी जैसे एमपी पटवारी आ रहा है तो अधिकतर ये क्वेश्चन एमपी पटवारी में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं या प्राचीन भारत के इतिहास के क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको थ्योरी भी समझाता जाता हूँ। जो भी क्वेश्चन बनता है यदि उसकी अच्छी थ्योरी लगती है तो मैं उसको समझाता हूँ। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अगर इसमें देखा जाए तो विष्णु जी की पूजा करते थे, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, इंद्र देवता की पूजा करते थे या ब्रह्म की पूजा करते थे। तो ये लोग ब्रह्मा की पूजा किया करते थे। और साथ में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे ये मूर्ति पूजा और वृक्ष पूजा दोनों करते थे। जबकि अगर ऋग वैदिक काल में बात की जाए तो ऋग वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं मिलती है, वहाँ केवल वृक्ष पूजा मिलती है। तो इसका जो आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ब्रह्म, मतलब फोर्थ। इसका आंसर फोर्थ होगा कि ब्रह्मा की पूजा किया करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उपनिषद। उपनिषद हमारा क्या है? उपनिषद क्या है? उपनिषद एक महाकाव्य है, एक कथा ग्रंथ है, हिंदू दर्शन शास्त्र है या कानून की किताब है? तो देखिए, महाकाव्य तो उपनिषद हो नहीं सकता क्योंकि महाकाव्य हमारी महाभारत है। हिंदू दर्शन शास्त्र हो नहीं सकता है। कानून की किताब हो नहीं सकता है क्योंकि कानून की किताब हमारी मनुस्मृति है। अगर कथा संग्रह, बिल्कुल हाँ सही है। सेकेंड क्वेश्चन आंसर नंबर सेकंड है, कथा संग्रह। इसका आंसर है सेकंड, कथा संग्रह। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? मतलब हमारे पास जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो हमारे पास 4 वेद हैं, इन वेद में कौन सा वेद है जो अनुष्ठान मतलब होता है जो अच्छे जगह काम किए जाते हैं, पूजा पाठ किया जाता है, उस जगह किस वेद का संबंध होता है? तो उस समय सामवेद का संबंध था। अनुष्ठान मतलब गा के किसी चीज़ को गा के सुनाया जाए या गाया जाए तो उसे अनुष्ठान कहते हैं। और संगीत की बात की जाए तो संगीत को सामवेद में दिया गया है। चलिए मैं आपको चारों वेदों के बारे में बता देता हूँ। पहला वेद हमारा जैसे ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है भारत का सबसे पुराना वेद है जिसका समय लगभग 1500 से 1000 BC पुराना है। इसे ऋग्वेद क्यों कहा गया? क्योंकि यह सबसे पुराना होने के साथ साथ ऋग्वेद में 10,462 रचनाएँ, 1028 सूक्तियाँ और 10 मंडल हैं। और ऋग्वेद के पढ़ने वाले जो पंडित होते हैं उनको पुरोहित या पंडित को क्या कहा जाता है? हूर्त कहा जाता है, हूर्त कहा जाता है। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है ये दूसरे नंबर का वेद है और इसके पढ़ने वाले, जिसको पढ़ता है या उसको जो इसका पंडित होता है इसको पढ़ता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अर्धवी, उसको अर्धवी कहा जाता है। जबकि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और सामवेद के पढ़ने वाले पंडित को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। और अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। इसे अथर्वा ऋषि ने द्वारा लिखा गया था। चलिए अथर्ववेद। इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर की बात की जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सामवेद। नेक्स्ट, समझ में आया क्या? अगर समझ में आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जितना आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मैं उतने अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ किया था? अब सबसे पहले गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर महापरिनिर्वाण के बारे में जानते हैं। देखो, महात्मा गौतम बुद्ध की जो 4, सबसे पहले इनकी भाषा क्या थी? तो महात्मा बुद्ध की जो भाषा थी वो कौन सी थी? पाली भाषा थी। अब पाली भाषा के अगर कभी मैं टाइम मिलेगा तो मैं महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी बता दूंगा। अभी केवल वो 4 शब्द देख लीजिए जो गौतम बुद्ध से हमेशा आते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध ने जब अपने घर को छोड़ा था तो उसको क्या कहा गया? और महात्मा बुद्ध का पहला ज्ञान जो था उसे क्या कहा गया था? उनकी मृत्यु को क्या कहा गया था? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला जब महात्मा बुद्ध ने अपने घर को छोड़ा था उसको कहा गया था महाभिनिष्क्रमण। उसको क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है घर को छोड़ना। किस भाषा में? ये पाली भाषा में। अब इसको अगर कोई पूछे घर के छोड़ने को किससे रिप्रेजेंट किया गया था, जिसको घोड़े से रिप्रेजेंट किया गया था। दूसरा, जब महात्मा बुद्ध घर को छोड़ा था तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जब प्राप्ति हुई थी,
जब ज्ञान, तो उसको क्या कहा गया, उसको महाबोध कहा गया। क्या कहा गया, उसको महाबोध कहा गया। जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। तो महात्मा बुद्ध ने जब अपना पहला उपदेश दिया, कोई पूछेगा कहाँ दिया, तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, पाली भाषा में दिया। तो उसको क्या कहा गया, देखो महात्मा बुद्ध ने जब पहला उपदेश दिया था तो उसको धम्मचक्र परिवर्तन कहा गया या धम्मचक्र परिवर्तन कहा गया। मतलब उनके उपदेश से समाज में एक बड़ा परिवर्तन हुआ था, उसको धम्मचक्र परिवर्तन किया गया, यह कहा गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ किया था। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है उन गौतम बुद्ध ने संथारा या संलेखन या अपनी अंतिम जो उनकी मृत्यु समीप थी, मृत्यु के समीप थे, तब वो कहाँ रहे। तो आप बोल सकते हो वो रहे हैं, कहाँ रहे, कुशीनगर में, या कुशीनगर की जगह कभी कभी ये कुशीनारा भी लिखा रहता है। तो इसका आंसर जो आपका आएगा, इसका आंसर क्या आएगा आपका सेकंड। चलिए आज का क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन माना गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन माना गया है। तो आप मुझे बताइए, ऋग्वेद में सबसे पहले मैं ऋग्वेद के बारे में तो मैंने अभी बता दिया। तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा इस चीज़ से, इसको याद कैसे करना है, इसको याद करना है, वेदों में अधिकतर किसका, हवन कुंड का बात की गई है। अधिकतर जहाँ भी देवी देवताओं की बात होती है तो हवन कुंड की बात होती है। और हवन कुंड की बात होगी, अगर हवन कुंड की बात होगी तो हवन कुंड में किस चीज़ की जरूरत होती है, अग्नि की जरूरत होती है। भाई वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है, अग्नि देवता को माना गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपना अगला। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद भाग में नहीं है। ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। ये क्वेश्चन 20 नंबर का जो क्वेश्चन है ये गलत है, क्योंकि ये क्वेश्चन के ऑप्शन कुछ और दे दिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गई इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाई स्थल पर मांडा किस नदी के किनारे है। अगर कोई आपसे मांडा, सबसे पहले मांडा के बारे में जानते हैं। हड़प्पा स्थल पे मांडा किस नदी के किनारे है। मांडा है क्या, मांडा क्या है, मांडा एक स्थान है जो कि बार बार पूछा जाता है कि मांडा में, कभी कभी ये पूछा जाता है कि मांडा किसके लिए जाना जाता है। तो मांडा एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर किसी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रूफ तो मिले हैं, लेकिन इस मांडा जगह पर किसी भी प्रकार के कोई मेटल जैसी, कोई धातु जैसी चीज़ नहीं मिली है, और यह सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन है 4th, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन माना गया। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन माना गया। क्वेश्चन, चलिए आंसर बताइए इसका। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइएगा। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता किसे माना गया है। तो देखिए, सबसे प्रमुख देवता वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता किसको माना गया था, इंद्र को माना गया था। इंद्र को पुरंद भी कहा जाता है। इसी वैदिक काल में इंद्र को पुरंद भी कहा गया। पुरंद कैसे कहा गया, ऐसे पुरंद कहा गया क्योंकि जब इंद्र का बहुत भयानक रूप होता है या इतनी बारिश होती है, जो पुरंद मतलब होता है किले, जब किले के किले डहला दे या किले के किले पानी में बारिश में बह जाएं तो उसे इंद्र का पुरंद कहा जाता था। तो इसका आंसर आ जाएगा पुरंद, इंद्र या पुरंद। इसका पुरंद भी ऑप्शन होता तो भी चल जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा व्यापार होता था। सीधा याद रखें, सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह हुआ करता था। मैंने आप लोग पिछले, इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें ही बताया था कि एकमात्र बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता में, जो कि गुजरात के लोथल में है। गुजरात के लोथल में है। उस बंदरगाह का नाम क्या था, उस बंदरगाह का नाम था गोदी बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह नाम था, गोदी बंदरगाह, जो कि गुजरात के लोथल में। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखो, सबसे पहले या गंगा तो हो नहीं सकता है, यमुना हो नहीं सकता। क्योंकि गंगा यमुना इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जब भी सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास की बात की जाए तो गंगा यमुना नदी के किनारे किसी प्रकार की कोई सभ्यता नहीं मिली है। तो फिर क्या, या तो रावी होगा या सिंधु हुआ।
तो हड़प्पा सबसे पहले खोज की थी। हड़प्पा की खोज किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और जो सबसे पहले दयाराम साहनी ने खोज की थी वो की थी किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे की थी। और रावी नदी के किनारे सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई। इसलिए अगर कोई पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना नाम क्या है, तो पहले इसे हड़प्पा के नाम से जाना जाता था, अब इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। चलिए क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट बनाए रखें, जिससे आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, जिससे मैं कोशिश करूंगा कि वो क्वेश्चन सारे सॉल्व किए जाएं जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं वो आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए, उसने बोला लोथल। मैंने इससे पहले क्वेश्चन पर बताया, 24 में बताया था, ठीक है ना, 23 में बताया था। तो 25 वही क्वेश्चन पूछा गया लोथल। अभी बताया था लोथल किसके लिए फेमस था? लोथल बंदरगाह के लिए। और बंदरगाह का नाम भी बताया, लोथल बंदरगाह के लिए फेमस था। बंदरगाह का नाम क्या था हमारे पास? था गोदी बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह था? गोदी बंदरगाह। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसे की नृत्य की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई है? अब उसने पूछा है कांसे की नृत्य कर, तो सबसे पहले देखो मेसोपोटामिया की बात की जाए तो मेसोपोटामिया तो भारत की सभ्यता है ही नहीं, तो यहाँ नृत्य करती हुई मूर्ति का तो कोई मतलब भी नहीं है। फारस की सभ्यता, ईरान की या फारस की सभ्यता ये भी नहीं हो सकती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता एक ही सभ्यता है, तो क्वेश्चन हो सकता है। तो आंसर क्या होगा हमारा? सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई मूर्ति पाई गई जो कि नटराज भगवान की है। किसकी है? नटराज भगवान की है। और किसकी बनी हुई है? वो कॉपर की बनी हुई मूर्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मतलब देखो, आपको पता है कि मोहनजोदड़ो को दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है डेथ ऑफ वैली। डेथ ऑफ वैली मतलब मृतकों का टीला। डेथ ऑफ वैली या मृतकों का टीला, यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक साथ 38 शव मिले थे, या स्केल्टन मिले थे, या मानव शरीर के ढांचे मिले थे, इसलिए इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। और भी इसके दूसरे नाम हैं, लेकिन अभी अब मृतकों का टीला जानते हैं, ठीक है। इसे नखलिस्तान भी कहा जाता है। अगर कोई पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का नखलिस्तान किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? नखलिस्तान का मतलब होता है रेगिस्तान में हरियाली। यहाँ पर रेगिस्तान है और लेकिन मोहनजोदड़ो में कुछ जगह पर हरियाली मिली, इसलिए इसे नखलिस्तान भी कहा जाता है। यदि कोई पूछे मृतकों का टीला, तो इसे डेथ ऑफ वैली या मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसका आंसर नंबर 3 ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? अभी मैंने आपको बताया था 4 वेद हैं, 4 वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? हमारा ऋग्वेद है। मैंने अभी बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा इसका? सेकंड। इसका आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर आंसर है इसका सेकंड, ऋग्वेद इसका सही आंसर। चलिए आगे चलते हैं। वेद के बारे में मैंने आपको अभी क्लियर किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं अपन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थान से एक युग्म एक समाधान मिला है? मतलब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन से इन हड़प्पा कालीन स्थानों में से ऐसा कौन सा स्थान है जो कि इनमें से कौन सा स्थान है जो कि हड़प्पा कालीन है? याद रखना है। तो वो हड़प्पा कालीन कुछ नहीं है, हड़प्पा ही इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस उसने घुमा दिया है आपको। इसका आंसर क्या होगा? हड़प्पा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है जोरवे कल्चर। जोरवे कल्चर क्या होता है मैं वो भी समझा दे रहा हूँ। जोरवे कल्चर एक चार कोलिथिक पुरातत्व स्थल था जो कि वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस स्थान पर या भारत के किस राज्य में है? सबसे पहले जोरवे कल्चर क्या होता है? जोरवे कल्चर क्या है? सबसे पहले इसका आंसर है महाराष्ट्र। इसका आंसर क्या है? महाराष्ट्र में है। और जोरवे कल्चर जहाँ पर लिखित प्रमाण मिले हैं और यहाँ पर कुछ बर्तन मिले हैं जो कि सही तरीके से डिजाइन किए गए थे और आज भी सही रूप से बने हुए हैं, जो कि महाराष्ट्र के
महाराष्ट्र में है, जोरवे कल्चर के नाम से पुरातत्व विभाग द्वारा माना जाता है। ठीक है, अगला बुर्ज होम। बुर्ज होम नवपाषाण युग स्थल क्या है? तो एक शब्द यहाँ आया है नवपाषाण युग, नवपाषाण, पुरापाषाण, तो ये किस चीज़ पर डिपेंड है? तो हमेशा याद रखना, युग की बात की जाए और जब कोई युग का नाम बदला जा रहा हो तो हमेशा याद रखना कुछ बड़ा परिवर्तन हुआ है। जैसे नवपाषाण काल युग की बात की, नवपाषाण युग में क्या हुआ था? अग्नि का आविष्कार हो गया था। किसका आविष्कार हुआ गया था? अग्नि का आविष्कार हो गया था, इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। और इसमें लिख रहा है बुर्ज होम। बुर्ज होम क्या है? एक जगह है जहाँ पर मिट्टी के बहुत सारे बलुआ मिट्टी के पत्थर हैं। ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। भारत में कहाँ है इसकी जगह? जम्मू कश्मीर में है। चलिए, इसका आंसर नंबर 4 है, जो कि जम्मू कश्मीर है। ठीक है ना, चलो आगे नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाओजाली हैंडिंग। दाओजाली हैंडिंग नवपाषाण युग है, और दाओजाली हैंडिंग एक जगह का नाम है। दाओजाली दाओजाली जगह है जो कहाँ है? असम में है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय की जगह है। यहाँ भी इंडस वैली या सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ साक्ष्य या प्रूफ मिले हैं, जो कि असम में इस जगह है। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिलते हैं? किस पुरातत्व स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण? गर्त मतलब मैंने बताया था मिट्टी के टीले, इस टाइप की चीज़ें। तो ये कहाँ, इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर सेकंड आ जाएगा, बुर्ज होम। बुर्ज होम अब भी मैंने आपको बताया था। बुर्ज होम कहाँ है? देखिए, मैंने अब भी रिपीट किया है, ये देखिए, एक बार याद कर लीजिए, बार बार आता है। इसका आंसर जम्मू कश्मीर, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट 34, पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो पाया गया है? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। याद बच्चों को अधिकतर ये ऐसे क्वेश्चन याद हो जाते हैं। फिर भी पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थान मोहनजोदड़ो पाया जाता है? तो मोहनजोदड़ो है, प्रांत की बात की रही है यहाँ, प्रांत, नदी की बात नहीं हो रही है, वरना नदी बोलो, यहाँ नदी की बात हो रही है, यहाँ प्रांत की बात हो रही है। तो प्रांत कौन सा था? सिंध प्रांत था। प्रांत कौन सा था? सिंध प्रांत था। लेकिन नदी की बात की जाए तो नदी कौन सी थी? रावी नदी थी। नदी कौन सी थी? रावी नदी थी, याद रखना। ठीक है, प्रांत सिंध था और नदी कौन सी थी? रावी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? अनुष्ठान को दर्शाता है। ध्यान, वेदांग, दो वेद होते हैं, एक वेदांग होते हैं। वेद क्या होते हैं और वेदांग क्या होते हैं? क्वेश्चन ध्यान सुनना, वेद क्या होते हैं और वेदांग क्या होते हैं? वेदांग क्या होते हैं? वेद तो सबको पता है 4 होते हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े हैं, लिखे हुए हैं। पर वेदांग क्या होते हैं? मतलब कि वेदों को पढ़ने के लिए वेदांग बनाए गए हैं। और वेदांग क्या होते हैं? कल्प, मतलब छोटे छोटे कल्प रूप में दिए गए हैं। इसका आंसर नंबर 2 होगा। इसका आंसर क्या होगा? नंबर 2, कल्प। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा की खोज किसने की? ये आपको पता है हड़प्पा की खोज किसने की, और हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई? ये सबको पता है, अधिकतर हर बच्चों को पता होता है। चलिए फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे 9 लड़ियों वाला हार मिला, कॉपर मिला, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। बट अभी नॉर्मल अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी केवल आंसर देते हैं। इसकी 1921 में दयाराम साहनी ने की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 है, ऋग्वेद को पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया। बिल्कुल, ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया? तो ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है, मैं अभी बता चुका हूँ। और जो 10 मंडल हैं, इनको 2 भाग में बांटा गया है, एक क्षेम मंडल और एक मंडल। क्षेम मंडल वो मंडल होते हैं जो बीच बाद में जोड़े गए हैं, उनको क्षेम मंडल कहते हैं। और हर मंडल किसी न किसी महाभारत के योद्धा को रिप्रेजेंट किया गया है, या महाभारत के योद्धा को बताया गया है एक मंडल में। इसके बाद 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियाँ हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं। इसके पढ़ने वाले को मैंने बताया था होर्त कहा जाता है। यह भारत का सबसे पुराना वेद है। अगर कोई पूछे कि भारत में जाति व्यवस्था कहाँ से दी गई, तो जाति व्यवस्था सबसे पहले इसके प्रमाण ऋग्वेद से ही मिलते हैं। और भी कई चीज़ें हैं, जब वेद पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको ऋग्वेद को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो इसका आंसर कौन सा है? आंसर इसका 2। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति
का वैदिक दृष्टिकोण और सामाजिक का उससे संबंध जीवन में 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्न में से कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धि, अर्थ, मोक्ष और धर्म। देखो, मोक्ष मतलब वो जीवित है तो उसको मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा, वो उसकी मृत्यु भी जरूर होगी। पक्का जब कोई जन्म लिया होगा तो वो धर्म भी उसका कुछ ना कुछ होगा। इसके बाद नेक्स्ट उसमें पूछा है कि अर्थ, बिल्कुल जब कोई व्यक्ति पैदा होता है उसको एक पर्टिकुलर एक अपना अर्थ भी होता है। बट सिद्धि, इसका आंसर सिद्धि नहीं हो सकता क्योंकि वो क्वेश्चन के 4 हैं, उसमें सिद्धि है ही नहीं है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना चलते हैं 39। क्वेश्चन नंबर अपना 39 है, वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। मतलब ऋचाओं के मुख्य संग्रह मतलब कानून को, वैदिक के जो नियम हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको संहिता कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। किसी भी चीज़ के कानूनी नियम को या कानूनी संलयन को संहिता ही कहा जाता है। बिल्कुल सही, इसका आंसर नंबर थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई? भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई? तो भीमबेटका की गुफाओं की बात की जाए तो इसकी खोज 1957 से 1958 में की है। डॉक्टर श्रीधरन ने इसकी खोज की थी। अगर कोई पूछे कि इसकी खोज किसने की थी तो डॉक्टर श्रीधरन ने की थी। 1957 से 1958 में खोज की गई थी इसकी। अगर भीमबेटका की बात की जाए तो ये पाषाण काल की सभ्यता है, शैलचित्र हैं, सभ्यता नहीं शैलचित्र हैं। और यदि इसकी बात की जाए तो ये रायसेन जिले में है। कहाँ है? रायसेन जिले में है। भोपाल से लगभग 47 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और इसमें बहुत पुराने शैलचित्र हैं, लगभग इसमें 600 शैलचित्र अभी तक खोजे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समझ में आ रहा है तो प्लीज़, अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में पाषाणकालीन शिलाचित्रकारी कहाँ पाई गई है? तो देखो, पाषाणकाल, अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था कि पाषाणकालीन शिलाचित्र कहाँ पाए गए हैं? भीमबेटका में पाए गए हैं। और कितने थे वो मैंने अभी बताया था आपको। पाषाणकालीन चित्र कितने थे? लगभग 600 पाषाणकालीन चित्र हमने भीमबेटका से अभी तक खोज लिए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। धौलावीरा किस राज्य में है? नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होगा। धौलावीरा, ये धौलागिरी, ये कहाँ है? ये गुजरात में है। धौलावीरा या धौलागिरी कहाँ है? गुजरात में है। और धौलावीरा और धौलागिरी की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का, ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का अभी तक खोजा गया सबसे बड़ा शहर है। सबसे बड़ा, विकसित नहीं बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा विकसित नहीं बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा। तो अगर कोई पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है तो या तो धौलागिरी या धौलावीरा है, जो कि गुजरात के कच्छ जिले में है। क्या बात समझ में आ गई है? चलो, और आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के अभी तक लगभग 1500 शहर खोजे जा चुके हैं, जो मैं आपको डायग्राम बना के बताऊंगा, आगे समझा भी दूंगा इसको। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में पाया गया एक विशाल स्नानागार किस आकार का था? भाई ये विशाल स्नानागार है तो वो किस आकार का था? तो आपको ही पता, स्नानागार त्रिभुजाकार तो होते नहीं हैं, वृत्ताकार भी आजकल बनने लगे, पहले वृत्ताकार भी नहीं होते थे। तो इसका सही आंसर आपको बता दे रहा हूँ मैं, इसका सही आंसर है 4th, आयताकार। कहाँ था? आयताकार इसका आकार हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृत्यों का टीला है? एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले ही मैं बता चुका हूँ कि डेथ ऑफ वैली या मृत्यों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। इसको मृत्यों का टीला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? मैंने आपको ये बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को 1921 में खोजा गया था। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किस स्थल को खोजा गया था, जो कि सबसे पहली खोज थी? हड़प्पा। अभी बताया था मैंने इसका आंसर। चलिए कोई इशू नहीं, अपन आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के
उत्पन्न से संबंधित नहीं है। अभी मैंने आप बताया था कहीं ना तो शिल्प, ऐसी कौन सी जगह है ना तो शिल्पकारी मिली है और ना ही वहाँ किसी प्रकार का कोई मेटल या धातु मिली है। तो मैंने अभी बताया था जहाँ किसी, इसको याद कैसे करना, जहाँ किसी प्रकार की कोई मंडी नहीं लगी, मंडी मतलब मांडा, मंडी नहीं लगी, मंडी मतलब मांडा। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प कलाओं का संबंध नहीं है? तो मांडा से नहीं है। चलो इसका आंसर है मांडा। आंसर नंबर 2। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा की गई है? भाई मैंने अभी आपको बताया था किस प्रसिद्ध सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा का तो मैंने अभी बताया था, हड़प्पा कौन था, अभी आपको याद था कि हड़प्पा के कौन थे? दयाराम साहनी, तो हड़प्पा के थे तो हो ही नहीं सकते हैं। और दूसरी बार जब 1921 में 1922 में, तो 1922 में जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी तो कौन से थे? आर.डी. बैनर्जी थे। इसका आंसर क्या है? आंसर नंबर इसका है 3, आर.डी. बैनर्जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक बल्क्य भजन शामिल है। तो मैं जिसको गाया जा सकता है, जिसको गाया जा सकता है, सूक्तियाँ। तो वैदिक में कितनी सूक्तियाँ हैं? 10,428 सूक्तियाँ हैं और 10,462 ये ऋचाएँ हैं। ये क्या हैं? ऋचाएँ हैं। ये ऋचाएँ हैं, समझ? ये ऋचाएँ हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं और 10,128 सूक्तियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन हमारा 49 बात करते हैं। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद इससे संबंध है। देखो धनुर्वेद और यजुर्वेद इन दोनों की संबंध की बात की जाए तो ये कौशल, कौन से कौशल में? युद्ध कौशल में इसका यूज किया जाता है। कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है? धनुर्वेद आपको पता है धनुष से, धनुर्वेद मतलब धनुष किस में यूज किया जाता है? युद्ध कौशल में। यजुर्वेद मतलब उसमें जो मंत्र हैं जो एक दूसरे को ऊपर, पुराने आपने देखा होगा हमारे महाभारत में या रामायण में आपको बताया गया है कि धनुष चलाने से पहले कुछ मंत्र वो यूज करते थे, और जो मंत्र यूज करते थे वो यजुर्वेद के मंत्र हुआ करते थे। ऐसा माना जाता है धनुर्वेद और यजुर्वेद जो है ये युद्ध कला या युद्ध कौशल से संबंधित है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्य अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अगला आपको पता ही है कौन सा वेद है, अगला है हमारा अथर्ववेद, जिसे अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया था, वो अथर्ववेद है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू, अनुष्ठान और वशीकरण के लिए जाना जाता है? जादू, अनुष्ठान और वशीकरण के लिए जाना जाता है। इसका आंसर आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर है हमारा फर्स्ट, अथर्ववेद को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? अथर्ववेद को जाना जाता है, जिसमें वशीकरण मंत्र या अनुष्ठान या जादू टोने के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। प्लीज़ अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छे क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, जो बार बार क्वेश्चन में रिपीट हो रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मैं बहुत, जितना आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा। चलिए ये क्वेश्चन है, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? बहुत ही क्वेश्चन है, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है। अंत तक देखते रहिए, अगर कुछ क्वेश्चन नहीं बने तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं अगले वीडियो में इसका आंसर आपको ज़रूर बताऊँगा। चलिए क्लास, थैंक यू।